गोखले की शिक्षा संबंधी विचारों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गोखले एक मूल शिक्षक थे। वे भारत में ब्रिटिश संपर्क के इस योगदान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे कि उसने पश्चिमी उदारवादी शिक्षा का द्वार भारत के लिए खोल दिया था। वे इस तथ्य से भी अवगत थे कि जब तक भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता तब तक राजनीतिक जागृति, सामाजिक विकास, आर्थिक निर्भरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव था। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार को गोखले ज्वलंत आवश्यकता मानते थे और उसे एक राष्ट्रीय संकल्प का रूप देना चाहते थे। गोखले ने स्वयं एक मामूली वेतन से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की लगभग 20 वर्ष तक सेवा की और भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। गोखले बेसिकली शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, प्रशासन की तकनीकी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के सिद्धांतों, उन्नत तकनीक में दक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समता के मूल्य सिद्धांतों, आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीकों व इन सबको अर्जित कर पाने के लिए एक मूलभूत क्षमता के रूप में पठन पाठन के रूप में लेखन को शिक्षा में शामिल करते थे। उन्होंने शिक्षा में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि भारत के ग्राम में शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा की अविकसित स्थिति का बहुत बड़ा दुखद पहलू है। यह दुखद तथ्य यह है कि हमारे प्रत्येक 10 में से 9 बच्चे अज्ञान और अंधकार में बड़े हो रहे हैं। हमारे 5 गाँव में से लगभग 4 ग्राम ऐसे जिनके पास कोई विद्यालय नहीं है, जबकि इंग्लैंड में स्कूल जाने वाले हर बालक को स्कूल भेजा जाना अनिवार्य है। देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए समुचित साधन उपलब्ध कराए जाने के लिए गोखले ने सुझाव दिया कि शिक्षा को प्रांतीय विषय की अपेक्षा सेंटर का सब्जेक्ट बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि वित्तीय साधन जो है वो स्टेट के पास कम है जबकि सेंटर के पास में साधन अच्छे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो जो शिक्षा की प्रणाली है वो अधिक उन्नत बन सकती है। गोखले ने ये मांग की कि प्राथमिक शिक्षा को देश में निःशुल्क बनाए जाने के लिए अविलंब प्रयास किए जाए और शनय शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक के रूप में या शिक्षा के दृष्टिकोण से बालक व बालिकाओं में किसी भी तरह का अंतर न किया जाए और न ही स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाए। उन्होंने कहा कि लगभग अनिवार्य शिक्षा की अवधि 6 से 10 वर्ष तक रखी जाए और लगभग अनिवार्य शिक्षा के लिए किए जाने वाला व्यय राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा 3/4 और 1/4 के अनुपात में वहन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। वे शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि तकनीकी शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही भारत में औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक दक्षता की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी शिक्षा के प्रसार के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए ताकि सरकारी बजट में अधिशेष की राशि को तकनीकी शिक्षा के प्रसार में लगाए जाने में एक उचित माध्यम हमें प्राप्त हो सके। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, प्रयोग व शिक्षण के लिए लगभग 20 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने को सही दिशा का सही कदम माना, किंतु इस राशि को लाख रुपए का अनुदान किए जाने का इस जो है वो एक अच्छा कदम था, किंतु अपर्याप्त हमें उस समय इतना पैसा मिलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने कहा कि कृषि, अभियांत्रिकी व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रचुर धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। वे उच्च शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनकी धारणा थी कि उस शिक्षा के व्यापक अवसर प्राप्त करके ही भारतीय युवक भारतीय परंपराओं से परिचित होंगे तथा अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति जागरूक भी हो पाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सीमित करने और उनमें सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए प्रत्येक सरकारी कदम का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किए गए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में तथा सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी उन्होंने इसका घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों बालक ऐसे हैं जिनका कल्याण हमारे हाथ में है, जो कि शिक्षा के मानवोचित प्रभाव के लिए बिना प्रभाव का प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन बालकों के अंतर को कम करते हैं या नहीं। व्यक्ति की दक्षता में वृद्धि, बुद्धिमत्ता के सामान्य स्तर में अभिवृद्धि तथा समुदाय के एक बड़े हिस्से में चारित्रिक दृढ़ता को सुनिश्चित किया जाना शिक्षा के बिना संभव नहीं है और वास्तव में हमारे देश का पूरा भविष्य लगभग शिक्षा पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि गोखले भारत में उदारवाद के प्रवर्तक थे। उनके उदारवाद का मर्म उनके इस आग्रह से व्यक्त होता है कि भारत में उदार जीवन मूल्य अपनाए जाने के लिए सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष और रोष की अभिव्यक्ति उन्होंने संवैधानिक साधनों के माध्यम से की है। उन्होंने न केवल राजनीतिक कार्य किए बल्कि उनका जो कार्यशैली करने का जो तरीका था उनमें
मौलिक जो मूल्य थे उनके प्रति उनकी आस्था बनाए रखी थी। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण संतुलित था। वे मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए एक अच्छा काम कर रही है, किंतु अतिवादी आग्रह के प्रति वो सचेत थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन का अंधानुकरण कभी नहीं किया। जनता के आर्थिक हितों के लिए उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। उनका राष्ट्रवाद मात्र भारत से सम्मिलित न होकर के सभी नस्ल, जाति, संप्रदाय, सीमाओं से ऊपर था। शिक्षा के प्रति वो उस समय भी इस बात को स्वीकार करते थे कि गर्ल्स एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है, गर्ल्स का अगर आपके पास पार्टीशन नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, तो आपकी एजुकेशन अधूरी है। पॉलिटिक्स में वो आध्यात्मिकरण के प्रवर्तक थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से देश सेवा की भावना को उत्कट किया। और सबसे बड़ी बात, ही वॉज एग्री विथ द डिसेंट्रलाइजेशन, ही डोंट वॉन्ट एग्री विद द सेंट्रलाइजेशन। वो चाहते थे कि विकेंद्रीकरण जो सामाजिक स्तर पर है या प्रशासनिक स्तर पर है वो आर्थिक क्षेत्र में भी हो, ताकि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल किसान जो है भारत का, वो भी विकास कर सके, साथ ही औद्योगिकीकरण भी आगे बढ़ सके। So today we have completed the Gokhale. In the next class we started a new thinker with a new day. Thank you.